आप लोगों को थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग पढ़ा रहे थे, याद होगा एग्जांपल्स। पहले थोड़ी सी इसके जो एप्लीकेशंस हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, वो एक दो बच रहे हैं, उसको करके फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग चाहते हो वो करें। छुट्टी इक्वेशन थ्योरी पढ़ा रहे ना, उसके बाद ये बचे हुए चीजें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, संडे को बुला लें? नहीं, पता है एक बच्चे को मैंने 4 5 6 7 पाइप एक्चुअली मार दिया, यहाँ से यहाँ तक फट गया। जो आप लोग गलती करे उसी के लिए। क्या फट गया? सच में सर क्या गलती? गप्पे कर रहे हैं बेटे, तेरे जैसा सुधा वाला कोई है नहीं ना, तू तो यहाँ आता ही नहीं है। वो बच्ची है, कहती ये बदमाश है यहाँ के। एक सेकंड, अब इससे अच्छी बच्ची आपने देखा नहीं? के बाद और कुछ हुआ नहीं, मात्र जो बात है वो भी अंदर चले गए। अरे भाई, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इनको समझाऊं कैसे कि नेट में प्रॉब्लम है। नहीं हो जाएगा। व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग पढ़ा। अरे ये चक्कर पे है, कल पता नहीं पागल है ये। गांव में तो सो गए कल रात को। होने दे, एक सेकंड बेटे कर रहे हैं। पता नहीं पीडीएफ खुल के फिर कहाँ चली। कैरी ऑन बेटा, यही तो मौका मिलता है, घंटे करो कब थोड़ा बहुत। अभी तो हम काम कर रहे थे, हम तो उस बच्चे की बात बोल रहे थे। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे मैंने आप लोग को कल बताया था। थोड़ा बहुत अगर आप लोग मुझे पढ़ा दें थोड़ा बहुत तो समझ जाऊं, समझाने की कोशिश। एक्शन एंड रिएक्शन, बस। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोलना बहुत जरूरी है। एवरी एक्शन हैज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन अपोजिट होगा, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होगा, और जितना एक्शन होगा उसके इक्वल एक्शन। लाडो इधर बैठ जा। इतना भाषण सुन लिया है ना, आज ये उल्टी भी ज्ञान की करेगी तेरी छोटी माँ। मैं जब क्लास नहीं लेता हूं तो पता है ना कितनी ज्ञान की बातें करता हूँ। ज्ञान की बातें पकाते हो और टाइम पास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप समय पे आए नहीं ना इसलिए। सो व्हाई द गन रिकॉल्स, रिकॉल मतलब पीछे की ओर क्यों जाता है, आपको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। सबसे बच्चे दान में दे गए 2-4। देखिएगा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो हमारे स्पेस साइंस के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर पता ना होता साइंटिस्ट लोगों को, या उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, ठीक है, तो ये जितने भी सैटेलाइट, ये एरोप्लेन चल रहे हैं जो लॉन्च होते हैं ऊपर आकाश में भेजते हैं, ये करना ही बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है। अब देखिए कैसे द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स, जो हम एरोप्लेन हवा में उड़ती है और जो भी जेट उड़ती है, जो भी रॉकेट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, रॉकेट आपको पता है क्या काम करता है? मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता, अच्छी तरह से बताएंगे, चिंता मत करिए। जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल, लेकिन बेटा रॉकेट में कितने स्टेज होते हैं, किस स्टेज पे क्या काम होता है, यू डोंट नो जी। नहीं, कुछ जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कि रॉकेट कितनी ज्यादा दूरी वाला है, वो बाद में बात करेंगे, पहले इस पे देखते हैं। जेट एरोप्लेन यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन and reaction. In the modern jet aircraft, the hot gases obtained by the rapid burning of fuel rush out of a jet or nozzle at the rear end or back end of the aircraft at a great speed. The equal and opposite reaction of the backward going gases pushes the aircraft forward at a great speed.
देखिए अब सोचने की, देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट है एरोप्लेन के हवा में उड़ते रहने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर जी उसमें इंजन ऐसा होता है, अरे इंजन तो पावरफुल होगा ही, उतनी बड़ी मशीन को आगे खींचना वो तो है। आपने देखा होगा एरोप्लेन के ना जो साइड में जो लगे होते हैं बड़े बड़े पंखे से लगे होते हैं, एक तो फ्रंट हो गया उसका, और साइड में जो होगा, और बैक साइड में पीछे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। जेट की बात कर रहा हूँ। या आपने वो देखा होगा जो फाइटर जेट होता है उसमें सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी का फ्यूल भरा जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड दी जाती है। उसमें होता क्या है कि जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल जिस भी तरह बर्न हो जैसे हमारे व्हीकल में होता है, लेकिन एरोप्लेन को उस इंजन को बहुत ही ज्यादा स्पीड देना होता है किसी चीज को, मतलब एक्सेलरेशन। आप 120, 200 या 220 तक पहुंचा देंगे अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे है तो अपने एसयूवी को, है ना, 200 तक गाड़ी जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। NH1 पे भी अगर आप कार चलाएं तो 150 तक पहुंचा देते हैं लोग, चला जाता है, कुछ नहीं करना है, 4 नंबर गियर, एक पत्थर रखा है एक्सीलेटर पे, गाड़ी जा रही है, जाते रहेगी। लेकिन उस हमारा जो इंजन होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, इसमें इस तरह की कैपेसिटी नहीं होती कि हम किसी भी, है ना, 700 किलोमीटर पर आवर या 800 किलोमीटर पर आवर या 1400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देते हैं। इंजन फट जाएगा, गाड़ी फट जाएगा, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, और वैसा फ्यूल भर भी नहीं सकते। होता क्या है, जो हमारा फ्लाइट जेट होता है, जो भी जेट हो गया, फ्लाइट जो भी होती है, उसमें जो फ्यूल भरी जाती है उसका जो ऑक्टेन वैल्यू होता है, मतलब कि पर यूनिट फ्यूल को जलाने पे जो एनर्जी मिलती है वो सबसे हाई होती है। आप जो व्हीकल में पेट्रोल डालते हुए जो भी चीज करते हो उनसे बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली होती है। मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा, रॉकेट पे बाद में जाऊंगा, ये जो प्लेन अभी उड़ती है आकाश में उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इतना ज्यादा ट्रस्ट मतलब कि क्या होता है कि एक वो झटका कर सकते हैं, पैदा करती है कि जब गैस जलती है तो पीछे की ओर, है ना, गैस जलेगी तो गाड़ी जब पीछे की ओर, है ना, पूरा प्रेशर छोड़ती है गैस का, जब जलेगा पूरा का पूरा फ्यूल तो पीछे की तरफ बर्न करके एक थ्रस्ट पैदा करेगा, धक्का, ये एक्शन हुआ। और जितना तेजी से पीछे, अगर देखते रॉकेट जलता है एकदम आग जैसी पीछे आपको दिखेगी, या कोई जेट प्लेन के, और जितना ज्यादा ये पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे या जो भी क्या कहते हैं थ्रस्ट पैदा होगा, प्लेन आपका उतना ही आगे की ओर मूव करेगा। प्लेन में धुआं तो क्या नहीं, धुआं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्लेन होता है, हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं मोस्टली, उसमें उस तरह का फ्यूल उतना हाई इंटेंसिटी का नहीं भरा जाता जितना कि रॉकेट भरा जाता है। जैसे पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल कहीं एक, इसको कहते हैं एविएशन फ्यूल कहा जाता है, एविएशन फ्यूल, ठीक है ना, तो उसमें धुएं का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रॉकेट में होता है, रॉकेट में होता है। अब मैं आपको, तो ये आपको समझ गए होंगे प्लेन कैसे हवा में मूव करता है। आप ये भी देख सकते हो कि कोई हॉट एयर बलून हो, अचानक उसका हवा निकाल देंगे ना, तो जिधर हवा निकलेगी उसकी, मान लीजिए पीछे की तरफ हवा निकल रही है उसके मुंह से, उतना ही तेजी से वो आगे की ओर मूव कर जाएगा। एक्शन का रिएक्शन, समझ रहे, उसी तरह से। और इसी ये जो बलून वाला जो रिसर्च है ना, इसी के ऊपर राइट ब्रदर्स ने, इन सबों ने एरोप्लेन और ये जो फाइटर जेट ये सब बनाया आगे जाकर। देखिए यहाँ पर बताने की जरूरत तो नहीं है रॉकेट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। है रॉकेट के, आपने देखा होगा रॉकेट कभी भी ऐसे नहीं रखी रहती जैसे कि प्लेन होता है, रॉकेट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ बेटा बिल्कुल, तो एक्शन का रिएक्शन होगा तो मूवमेंट होगा। देखिए होता क्या है, उसके दो तीन कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं कि जेट एयरक्राफ्ट जो भी आप एरोप्लेन चलाते हैं उसमें और रॉकेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले ये मैं बता दूंगा, उसके बाद रॉकेट के अंदर की टेक्नोलॉजी जितनी मेरे को आती है, समझ में आती है, पढ़ा है, वो आपको बता। सबसे पहला चीज क्या है कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है,
कोई भी फ्यूल है उसको बर्न होने के लिए किस चीज की सबसे अधिक नीड होती है? बोलिए। अरे जलने के लिए। आपको माचिस मार दें तो आपकी जलने के लिए क्या जरूरत है? भगवान ना करे, ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। आग जलने के लिए बिल्कुल सही, हीट तो जरी है ही ना, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। हीट अगर रूम टेम्परेचर में भी आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन रहना चाहिए। ऑक्सीजन सबसे बेसिक नीड है, याद रखिएगा। किसी भी चीज के बर्न होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन एक हैवी गैस है, इसीलिए अगर आप माउंट एवरेस्ट पे कोई आदमी जाता है या बहुत ज्यादा हाइट वाले माउंटेन पे जाता है, तब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है, क्योंकि उतनी हाइट पे ऑक्सीजन होती नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हैवी गैस है तो लोअर एटमॉस्फेयर में रहता है। और 9 किलोमीटर हाइट पे आप है, 8,848 मीटर्स की हाइट है माउंट एवरेस्ट की, तो मतलब 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं आप। कोई कम हाइट हुई नहीं, वो बहुत ज्यादा हाइट होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं। तो जो ये जेट प्लेन होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर से, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन को लेकर के ये क्या करते हैं, क्यों परेशान होकर रही है उसमें, ठीक, तो उसी ऑक्सीजन को लेकर के अपना फ्यूल बर्न कर लेते हैं। उसके अंदर टैंक में एविएशन फ्यूल भरा होता है, जो हमारे जेट प्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, तो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेकर के फ्यूल को बर्न करते हैं। लेकिन रॉकेट को क्या है, बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ता है। देखिए रॉकेट 2-3 तरह के होते हैं। एक रॉकेट क्या होता है जो आपको 600 या 700 किलोमीटर की हाइट पे ही ले जाके सैटेलाइट को छोड़ देगा। जियोसिंक्लाइन जो सैटेलाइट होता है उसको 36,000 किलोमीटर की हाइट तक सैटेलाइट को लेके जाना। मैं आपको बताता हूं वो क्या होता है, पहले उस बारे में पहले ये करते हैं। तो रॉकेट, एक सेकेंड, रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है वो 2-3 तरह का फ्यूल होता है, 2 तरह का, या तो ठोस होगा मतलब कि सॉलिड, और नहीं तो लिक्विड, लेकिन सॉलिड ही भरा जाता है। उसमें क्या है कि पेट्रोल और डीजल का यूज नहीं करके केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है, केरोसिन, ठीक है। उसके साथ साथ और भी मैं आपको बताऊं कि जो भी फ्यूल यूज किया जाएगा रॉकेट में, उसके साथ ही ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को उसके अंदर मिक्स करके दिया जाता है, क्योंकि उतनी हाइट पे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फ्यूल बर्न ही नहीं हो सकता। जैसे ही थ्रस्ट ऑन किए जाएंगे तो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा। तो जितने भी रॉकेट्स होते हैं उनके फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स रहता है, ताकि आगे जाकर के वो अच्छी तरह बर्न हो सके। उसमें जो फ्यूल भरा जाता है वो इतना हाई इंटेंसिटी का होता है कि ब्रेक सिस्टम नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, आप बीच, रॉकेट चल रहा है तो बीच में आप ब्रेक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब रॉकेट किस तरह होता है, रॉकेट 3 स्टेज का, 4 स्टेज का, कोई 5 स्टेज का भी होता है। उसमें किस तरह काम होता है मैं बताता हूं। जो नोज होती है ना, उसकी जो टिप होती है रॉकेट की, नोक सबसे ऊपर, वहां पर एक चैम्बर बना होता है, वहीं पर सैटेलाइट को रख दिया जाता है, यहां पर होता है वो सैटेलाइट, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले जो ठोस मतलब कि हार्ड जो भी सॉलिड जो भी फ्यूल होता है, सबसे निचले चैम्बर में भरा जाता है। रॉकेट का एक ही काम है कि वो सैटेलाइट को लेकर के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, जो जगह है वहां तक उसको ले जाके फेंक दे, वहां फिक्स कर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है, जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल बर्न होता जाएगा, जलता जाएगा, फर्स्ट चेंबर का जैसे ही पूरा फ्यूल जल गया, वो टूट करके पूरा चेंबर गिर जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 स्टेज का है तो अब कितने, 3 स्टेज बचे। फिर सेकेंड स्टेज में होगा तो सेकेंड स्टेज में भी फ्यूल ही भरा हुआ है, वहां पर फ्यूल जलते जलते जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी टूट के खत्म हो गया। मतलब टूट के इसलिए हटता है वो चैम्बर्स, ताकि जो रॉकेट का वेट है वो हल्का होता है, समझ रहे हैं।
उसके अंदर रॉकेट के अंदर भरा जाता है ना, क्योंकि उसको बहुत हाइट पे जाना होता है। और हाँ, एक बात और, हाइट पे नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं। तीसरा स्टेज भी ऐसे होता है, जो फोर्थ स्टेज होता है ना, जैसे टिप लगी है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो है, इसको फोर्थ स्टेज माने, तो ये टिप है और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है टिप के साथ, जो लास्ट चेंबर होता है सबसे ऊपर का, उसमें बूस्टर भरे जाते हैं। बूस्टर मतलब कि एक बार जैसे ऑन हुआ ना, तो नहीं कहते गोली की स्पीड में निकलना, वो जो बात समझ रहे हैं सब है। हाँ, सबसे हाई इंटेंसिटी वाली वहां पे फ्यूल भरी जाती है। और वो क्यों भरा जाता है मैं आपको बताऊं। अगर जैसा कि आपको पता है, अगर अर्थ से किसी भी चीज को 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा जाए, 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा जाए, तो फिर अर्थ पे कभी लौट के नहीं आएगी। अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करने के लिए, ग्रेविटी को तोड़ने के लिए किसी भी चीज को इतनी स्पीड की जरूरत होती है। तो फोर्थ थर्ड स्टेज तक तो अर्थ की ग्रेविटी उस पर अप्लाई हो ही रही है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ने के लिए सबसे लास्ट में उसको ऐसा पुशअप दिया जाता है कि बिल्कुल धरती को छोड़ के, धरती की ग्रेविटी को छोड़ के निकल। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी में रखना है उसको, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि फिर धरती पे ही गिर जाए। बात समझ रहे हैं ना? सॉरी, आज पृथ्वी था, पृथ्वी पे गिर जाए। धरती बगल में बैठी है हमारी, पृथ्वी, अर्थ, मिस अर्थ, बीजी है अर्थ। तो क्योंकि देखिए, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये सोचिए, रॉकेट ऐसे क्यों नहीं जा सकता? ऐसे क्यों जाता है? एनीबडी, किसी के दिमाग में? ये कॉमन सेंस है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। बताइए आप लोग और सोचिए। सर कैसे? बेटा जैसे रॉकेट इस तरह है, रॉकेट इस तरह क्यों नहीं रखी रहती, इस तरह क्यों नहीं जाती, या ऐसे मूव क्यों नहीं करती प्लेन की तरफ? सर ताकि वो उसको हवा को चीरते हुए निकल जाए। नहीं बेटा, तो ऐसे भी चीरते ना, प्लेन भी तो चीरते ही हैं। तो सर उसको मानसून ने कुछ अच्छा बोला, भाई तुम सुनते हो, बोलो तो। हाँ जी, जल्दी पहुंच जाए। हाँ ये भी है। देखो, मेन चीज एक तो मानसून का जिन्हें जो बताया वो भी सही है, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज जब हॉरिजेंटल रहेगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मान ली ये है, तो अर्थ ज्यादा बड़े इलाके पे ग्रेविटी लगा रही है, तो नीचे खींचेगी, और जब ऐसे जाएगी तो केवल उसका है ना बॉटम दिखेगा, तो उस पर सरफेस एरिया बहुत ही कम रहेगा। ये सरफेस एरिया बहुत कम है, तो इस पे अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम लगेगी। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, नो भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो तो यही कह रहा है ना कि एक्शन है, एवरी एक्शन हैज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपोजिट, हमें जाना है आकाश में, तो हम अर्थ पे एक्शन लगाएंगे, दबाव जितना लगाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा दबाव कैसे लगेगा? जब हॉरिजेंटल कोई रॉकेट रखी रहेगी, तभी तो ज्यादा से ज्यादा दबाव नीचे बनेगा ना, और ऊपर की रॉकेट निकलेगी। ठीक है, तो रॉकेट नहीं, उसको बेटा छूट करते हैं। रिएक्शन वो था ना जो आपको, ये क्या कहते हैं, झटका लगा। झटका लगने के बाद क्या हुआ, वो तो डॉक्टर की कमाई है। देखिएगा, द केस ऑफ बोट एंड अ शिप, तो आप रॉकेट और शिप का, प्लेन का समझ गए। हम लोग जो वॉकिंग करते हैं वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। बताओ यस, कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होता है जब हम चलते हैं? कल मास्टर ने है ना कैटवॉक करके आपको दिखाया भी था। हाँ बताइए बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। कल बताया था ना कि हम जब वॉकिंग करते हैं, जब टहलते हैं, चलते हैं, तो चलना भी पॉसिबल न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही पॉसिबल होता है।
ऐसा कैसे आप कर सकते? बोलो क्या बोल रहा है भाई, तेज बोलो बेटा, मेरे थोड़े कान कमजोर है, सब मजाक नहीं। ग्राउंड आपको ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, और आप भी कोई फोर्स लगाते हो, ठीक, हाँ, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, आपका पांव एक्शन करता है ना, ओ सलमान खान टाइप ये, ठीक है, और फिर धरती मैया अपना रिएक्शन दिखाती है ऊपर की, तो सलमान खान और धरती मैया के दोनों के सहयोग से आप अर्थ मैया, ठीक है, देखेंगे जी, नहीं हैंडल नहीं कर सकते बिल्कुल। रॉकेट को मैं आपको बता रहा हूं, रॉकेट को इस हिसाब से फिक्स किया जाता है, ठीक है ना, रॉकेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर वो अपने रास्ते से भटक जाए ना, तो आप यहां से बैठे कुछ कंट्रोल नहीं कर, वहां पे हमारे पास होता है, सब कुछ उस रॉकेट के अंदर ही फिक्स किया जाता है, अगर उसका थ्रस्ट में ब्लास्ट हो गया तो रॉकेट खत्म हो जाए, या जो चेंबर्स है ना, पूरा फ्यूल खत्म होने के बाद जो चेंबर टूट के गिरता है वो ना टूट पाए, ये सारी फेल्यूर है, ऑटोमेटिक होगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, उसमें स्पेस शिप होता है वो हमारा, ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप का प्लेन होता है जिसपे कोटिंग की जाती है, पेंट किया जाता है कुछ ऐसे मटेरियल का शिप के पूरा ऊपर, कि अर्थ के जो फ्रिक्शन होती है एटमॉस्फेयर का, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, और ये फोर्स लॉ एंड मोशन जो पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जब बहुत साइंटिस्ट लोग आगे रिसर्च करते हैं, सब कुछ जो फॉर्मूला बना रखा है उन लोगों ने, हम लोगों ने तो बताएंगे नहीं, ठीक है, वो तो आपने खुद ही पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वो सारा कैलकुलेशन होता है, पॉइंट समथिंग का, कुछ का, हर चीज का कैलकुलेशन बिठाते हैं वो, कि कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितना फ्यूल होगा, कैसे होगा, तो ये जो रॉकेट या सैटेलाइट वहां पर जाएगी, ये सब चीज का कैलकुलेशन होता है, और एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है, डेफिनेट, उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती, समझ रहे हैं ना। हाँ, कभी भी रॉकेट या कोई चीज ना टेक्निकल फेल्योर से खत्म होता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, मौसम बस है ना कुछ दूरी तक ही होती है, जो हमारा सबसे निचला एटमॉस्फेयर का लेयर है, उसके बाद तो आपको मौसम आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, मौसम तो होता ही नहीं कुछ भी, ना हवा है ना बादल है, कुछ भी नहीं है। रॉकेट वापस नहीं आता, जो स्पेस शिप होती है वो वापस आती है, मैं बता रहा हूँ, स्पेस शिप जब नीचे धरती पे आती है ना, पृथ्वी पर, सॉरी यार मैं ज्योग्राफी का टीचर, और बगल में बैठी है धरती, तो बार बार धरती की तो आवाज आएगी, हाँ, तो उसमें क्या होता है, जाने के लिए आपको फ्यूल की है ना जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की ओर जाते हैं, बेटे आपको इसको ऊपर फेंकने के लिए ताकत लगानी है, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको थोड़ी कोई चीज का ताकत लगानी, ग्रेविटी ऑटोमेटिक करेगी उसको, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो बेटे आती सीधे ने ऐसे नहीं गिरती रॉकेट, ठीक है ना, उसका मैं बता रहा हूँ तरीका क्या होता है, उसमें पैरासूट्स लगे होते हैं, ठीक है, पैरासूट लगे होते हैं, और मोस्टली है ना पैरासूट जिसमें लगे होते हैं, स्पेसशिप में पैरासूट लगे होते हैं, स्पेसशिप तो समझते होंगे, बहुत सारी मूवी आप लोगों ने स्टार वॉर्स, ये सब गोबर, ये सब मूवी देखी होगी आप लोग, तो उस तरह के मूवीज आप लोग देखते होंगे, है ना, वो एक एवेंजर्स वाला आता है, पता नहीं, जूम रॉकेट, ओके, बहुत में है वो, during the rowing of a boat, the boatman pushes the water backward with the oars, बिल्कुल, कोई भी बोट या शिप कैसे चलती है आपको पता है, हम लोग जो चप्पू होता है ना, वो रोड्स, पैडल्स, उससे पानी को पीछे ढकेलते हैं, रुको पहले इसको लगाने दो, नहीं तो पीछे बता रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ है ना मास्टर को टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ता है, हाँ जी,
डोंट बी इरिटेट, कोई बात नहीं। देखिए मेरे जो पहले बता रहा था कि जो जितने भी आप बोट देखते हैं, जो नाव होता है, नाव में क्या होता है, पानी को आप है ना, जो चप्पू होता है, जो उसमें पैडल्स जो होते हैं हमारे हाथ में, रोरिंग, उससे पुश पीछे करेंगे तो ये आपने एक्शन किया, आगे रिएक्शन हुआ, तो आगे बोट आगे बढ़ेगी। तो बोट का पानी के ऊपर आगे बढ़ते जाना, सेलिंग होना भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई करता है जी। ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर का जो है ना, एयर को काट के आगे बढ़ सके, मतलब डायमेंशन अच्छा रहे उसका, एयर रोक ना पाए उसको। जैसे मान ले ऐसे, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बेटे तेज हवा रहती है ना, तो हम लोग ऐसे चौड़े होकर साइकिल नहीं चलाते, ठीक है, क्यों, हवा रुकेगी ना, हम लोग कभी ऐसे हो जाते हैं, नहीं हमसे तो सुधा कोई बालक नहीं है जी बेटे। सरफेस एरिया नीचे काम करेगा ना, सरफेस, हाँ सरफेस एरिया वो तो है, ये सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो एयर को ज्यादा रेसिस्ट करेगा, ज्यादा रोकेगा एयर को, हवा आपको रोकेगी, आगे बढ़ने में रोकेगी, हाँ वो काटते चलते। कोई भी जो भी हाई स्पीड जितनी कार भी होती है, इसलिए तो ऐसे होती है ना। अब देखिए मैं आपको और बताऊं, बोट का तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए, नाव का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पानी को आप चप्पू से या रोरिंग से पीछे ढकेलोगे, आपकी नाव आगे जाएगी, एक्शन किया आपको रिएक्शन मिला, क्लियर है। थोड़ा साउंड कम करो, मैडम भी रोज कहती है सर पे चढ़ा रखा है मैंने इसे। हाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊं। It is common experience that when a man jumps out of a boat to the bank of the river, the boat moves backward. बिल्कुल, अगर आप नाव पे खड़े रहें, जैसे नदी में नाव है या तालाब में, जहां भी है, मैं बोलूं तो वहां अगर आप किनारे पे खड़े हो बेटा, नाव के किनारे पे खड़े हो, और वहां पर से ना आप आगे किनारे पे कूदना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप कूदोगे ना, आगे बढ़ोगे, जैसे ही किनारे पे जाओगे, तो नाव पीछे की ओर चली जाएगी, क्योंकि आपने नाव पे पीछे दबाव लगाया, प्रेशर लगाया, एक्शन किया, तब आपकी बॉडी को एज ए रिएक्शन नाव ने आगे बढ़ाया। समझ रहे हैं बात को? वंस इतने तो राजी होने की कोई बात नहीं थी। इसी बात पे एक है ना हरियाणवी सॉन्ग सुनाओ, देखिएगा। Another point to be noted is that when a boatman wants to take the boat away from the bank of the river, he sits in a boat and pushes the river bank with his oars. अगर मान लीजिए नदी के किनारे अगर उसकी नाव लगी हुई है और चाहता है कि पानी के अंदर गहराई में जाए, तो है ना वो बैम्बू रखता है, बांस बड़े बड़े है ना, वो खंबे टाइप का रखता है अपने पास, उससे ना जमीन को कस के दबाता है। पृथ्वी या जमीन को दबाएगा तो फिर क्या होगा, नाव, इसने एक्शन किया, उस रिएक्शन से नाव अंदर पानी के अंदर जाएगा, और फिर पानी के अंदर जैसे जाएगी तो फिर चप्पू चलाना स्टार्ट कर देगा, तो बेटा बांस टूट जाएगा। सिंपल जी। बता रहे हैं बेटा, मिसाइल अभी गुड़िया ने पूछा ना, बताएंगे आपको, मिसाइल को हैंडल नहीं कर सकते नहीं। अच्छा मिसाइल की कह रहे हो, ठीक, हम रॉकेट, अभी मेरे दिमाग में रॉकेट चल रहा है। देखिए उसमें कंप्यूटर गाइडेड है ना, जो गाइडेड है उसको क्या सकते हैं, जैसे जीपीएस होता है ना, उसमें जीपीएस फिट होता है, हर मिसाइल के अंदर जीपीएस फिट होता है, उसको जो कोऑर्डिनेट्स आप दे दोगे ना, ठीक है। अब अगर आपकी, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपका हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, इसने मिसाइल आपने लॉन्च किया उसके ऊपर, और हेलीकॉप्टर मुड़ गया ना, तो मिसाइल पीछे पीछे मुड़ के उसके आएगा, याद रखिएगा, वो कोऑर्डिनेट्स उसको मिले हुए, उसी कोऑर्डिनेट पे ही जाके जो भी उसको एम दिखा देगा, लॉक किया गया, तो जहां तक, जब तक उसको जहां तक जाएगा वो उसके पीछे पीछे जाएगा। नहीं रॉकेट में सब कुछ। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन भूल गया मैं, हाँ देखिए इसी बात पे गगनयान नाम का एक स्पेसशिप बन रहा है, कोविड के काल में अभी वो नहीं बन पाया, अभी उस पर डिले हो रहा है। जो आप कह रहे हो ना, अगर रॉकेट ऊपर गया है, रॉकेट की जगह हमने स्पेसशिप भेज सकते थे। स्पेसशिप और रॉकेट में अंतर क्या, पहले ये देख लीजिए।
स्पेसशिप क्या करता है भैया, जैसे लोगों को लेकर के स्पेस में जा सकता है फिर लौट के आ सकता है, ठीक है। पहली बात ये, रॉकेट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, रॉकेट को आप यहां से लॉन्च किया आपने, जैसे ही उसका पूरा जब तक फ्यूल नहीं जलेगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा, और जैसे फ्यूल खत्म हो जाएगा तो जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर देगा जहां भी करना है उसको, ठीक है। फिर सैटेलाइट धरती का चक्कर लगाते रहेगी पृथ्वी का, और नीचे गिर के स्वाहा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतना तुम्हें समझ में आया। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि बड़े बड़े जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह, वो जल के राख हो जाते हैं। तो ये रॉकेट फॉकेट का क्या मतलब, ये तो तुरंत स्वाहा हो जाएंगे। अरे थोड़े बहुत तो होते हैं, कब तक वहां रहती है वो डिपेंड करता है कि नहीं फ्यूल नहीं लगता। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था भैया 2012 या 2011 में, जो आप पूछ रहे हो। तो बताइएगा कि अगर आपने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया मंगल ग्रह पे, मार्स के ऊपर आपने क्या किया है कि रोबोट्स भेजे हैं। जो रोबोट होते हैं ना, वो चलते हैं व्हीकल, छोटे मोटे रोबोट कार की तरह होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। उसको एनर्जी कहां से मिलती है, जरा दिमाग लगाइए तो देखिए, कुछ सोचिए आप। सिंपल, सोलर पैनल लगे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल उसका बिल्कुल हर, वो देखते नहीं जो पंखे टाइप के दो निकले होते हैं हर सैटेलाइट के ऊपर, ऐसे ऐसे निकले हुए होंगे, वो सोलर पैनल होता है। उसी पैनल से उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक उस सोलर पैनल के चलते ही धरती के, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती वो, ठीक है। वो तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण लगाती है, लेकिन उसके अंदर जो मशीनरी है वो वर्क सोलर पैनल के चलते है। अब आपके क्वेश्चन पे, गगनयान जो प्लेन बनाया जा रहा है एक स्पेसशिप टाइप का ही है, लेकिन उसमें रॉकेट की सारी खासियत इस्तेमाल की जाती है। रॉकेट और स्पेसशिप में ये अंतर है कि रॉकेट में एक बार में इतना ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है कि हम लोग किसी प्लेनेट तक जा सकते हैं। मंगल ग्रह तक तो ऐसे ही प्लेनेट रॉकेट ही तो लेके गया ना, वहां पे लॉन्च किया। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं, लेकिन स्पेसशिप बहुत लिमिटेड दूर तक, क्योंकि उससे जो फ्यूल होता है ना, स्पेसशिप के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं होता, उसका भी एक लिमिट होता है। स्पेस आपको पता है 200, 300, 400, 500 या 600 किलोमीटर ऊपर जाने पे स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकले स्पेस स्टार्ट है हमारा, ज्यादा दूर नहीं। तो अब ये किया जा रहा है। रॉकेट इसलिए बनाया जाता था कि उसका पर्पस ही था कि सैटेलाइट को लॉन्च करके आ जाएगा, और स्पेसशिप इसलिए बनाया गया है कि स्पेस में जाएंगे और लौट के आएंगे। आने के लिए बेटा अर्थ की ग्रेविटी को फॉलो करते हैं, अर्थ की ग्रेविटी ही उसको लेकर के आते हैं। सैटेलाइट क्या नहीं होते, अर्थ की ग्रेविटी को ही तो फॉलो करते हैं, तभी तो उसके चारों तरफ वो रोटेट करते रहते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट? सैटेलाइट अर्थ से क्रश क्यों नहीं करती, या जो मून है अर्थ में जाकर के क्यों नहीं कोलाइड कर जाता, टक्कर क्यों नहीं हो जाती, क्यों चारों तरफ रोटेट करता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कौन सा मोशन लगेगा? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट क्या था? सेकेंड, एक सेकेंड, अरे सॉरी, न्यूटन लॉ नहीं लगेगा। बैलेंस्ड फोर्स के कारण, मैं कहा मेरे दिमाग पढ़ाते पढ़ाते ना पजल हो जाता है। बैलेंस्ड फोर्स के कारण, ठीक है, जैसा कि आपको पता है बैलेंस्ड फोर्स क्या, ठीक है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स की तरह समझाना ज्यादा अच्छा है। देखिएगा, बैलेंस्ड फोर्स ये होता है कि कोई भी चीज हम अगर मान लीजिए कि अर्थ पर चल पाते हैं,
या कोई चीज इस पे टिकी हुई है, अगर ये टेबल यहाँ रखा हुआ है, टेबल टूट के धस के बिल्कुल अंदर नहीं चला जाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि टेबल के को अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण खींच रही है और ये टेबल भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसी तरह कोई भी सैटेलाइट से जो भी चीजें होती हैं, हर चीज के अंदर अपनी ग्रेविटी होती है और उसको ऑर्बिटल जोन कहते हैं। मैं आपको बताऊं, अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिटल जोन है, हर प्लेनेट का होता है, हर ग्रह का। उस जोन में या उस रेंज में ही किसी चीज को रखेंगे, वो एक पूरा कैलकुलेशन करके सैटेलाइट लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर रखा है कि उस ऑर्बिटल जोन में आप किसी भी सैटेलाइट, इवन आप अपनी पेंसिल को भी वहां फिक्स कर दोगे तो ये भी उसी तरह रोटेट करेगी, कोई भी चीज, जैसे कि सैटेलाइट करता है। भाई ये तो उन्होंने ही किया हुआ जिन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है ना? फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट था, याद रखिएगा, रशिया ने किया था स्पुतनिक फर्स्ट। इसरो अपने चचा लोग बना रहे हैं। अभी आप लोग को पता है ना, हम लोग कंझावले में बैठे हैं ना, इंडिया का कोई साइंस का रिसर्च नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई इसरो में और हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे यंग साइंटिस्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, एक चीज और आपको तो बताना भूल गया मैं, अभी नासा में जो इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी हेड बनाया गया है पूरे नासा का, एक इंडियन साइंटिस्ट को बनाया गया, भारतीय साइंटिस्ट जी। एज तो बेटे टाट झड़ी गई होगी, बाल सफेद हो ही गए होंगे, इतने यंग भी नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि अजी हो सकता है 40-45 की भी हूँ, याद नहीं आ रहा, मैंने अभी करंट अफेयर से पढ़ा था, दिमाग में क्लिक नहीं करता। वो अमिताभ बच्चन रोज देखते ना, भैया बनो कौन बनेगा करोड़पति, तो उससे मेरा दिमाग पजल हो जाता है, क्योंकि इतना इरिटेट कर देता है। इतना आसान है नहीं। अगर 1 करोड़ अगर आप जीते हैं तो आपको 70 लाख मिलेंगे, 30% उसका इनकम टैक्स कट जाता है। अच्छा, जुआ है बेटे, लॉटरी है ना ये, और क्या गेम लॉटरी तो है। 30% इनकम आपका हुआ है ना, सरकार को भी तो देके जाएंगे कुछ, देखिएगा। अरे भैया अब यहाँ मत करोड़पति स्टार्ट करो यार, पहले मैं पकड़ रहता हूँ जी। मुझे नहीं पता कौन बनेगा करोड़पति, आपका नंबर नहीं आता, ये कौन? भाई सच कहता हूँ, मैं तो है ना भाई, रगड़ करके दिमाग घिस के ही कमाने में विश्वास करता हूँ। रातों रात हमने करोड़पति नहीं बनना। आप लोग से 2, 4, 500, 800, 1000 रुपए जो आते हैं मैं उसी में राजी हूँ, हमने नहीं बनना करोड़पति भी है। क्या बन के क्या फायदा, सुना खाओगे, हम तो नहीं खा सकते। हम तो किसी दिन छोले भटूरे भी खा लेते, सोचते हैं भाई अब लग रहा है अगले महीने ही कुछ खाएंगे, अब तो तिक्कड़ ही खाना है सूखे। देखिएगा, द केस ऑफ हॉस पाइप, देखिएगा, व्हेन फायरमैन आर डायरेक्टिंग अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर फ्रॉम द हॉस पाइप, they have a hold the hose pipe strongly because of its tendency to go backward। आपको पता है ना, जो पाइप फायर ब्रिगेड वाले जो पाइप पकड़ के वो करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा मोटी पाइप हो ना, जो पानी के फवारे देने के लिए, आपको बुझाने के लिए, तो 2-2 पकड़ते हैं, ज्यादा भी पकड़ते हैं, 2 से ज्यादा भी पकड़ते हैं। इसलिए क्योंकि अगर एक ने पकड़ा ना, और अगर हुआ सूखी हड्डी 2 हड्डी का आदमी, तो पाइप का पानी का तो पता नहीं, वो कहीं गाड़ी की छत पे मिलेगा आपको, बैक भी जाएगा ना, एक्शन का रिएक्शन, पानी तेजी से आगे जाएगा तो वो एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन भी तो होगा, पाइप लेके ऊपर। ये समझ ही रहे हैं आप। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, अगर घोड़ा गाड़ी आगे खींचता है, अगर आप अपने दादाजी से बोले कि दादाजी घोड़ा गाड़ी कैसे खींचता है बताओ, दादाजी है ना पैर एक मारेंगे, पागल, ताकत है, खींचता है, ले लीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर साइंस आपको बताना है, यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अगर भैया हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही अर्थ पे मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, तो भी ऐसा ही करता है। घोड़ा अपने पांव से
रोड को या पृथ्वी को पुश करता है और आगे गाड़ी